Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 27th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 फरवरी 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिलेगा, इस पर क्लिक करो, जाकर इसको ज्वाइन कर लो। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली इस चैनल का लिंक दे रखा है टेलीग्राम लिंक के नाम से, वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा आप लोग डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज जो है आप मैप में आप लोग को देख के आना है सीरिया को। देखो सीरिया आज न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक देखने को मिली है जो कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने करवाया है। तो एग्जैक्ट क्या इसकी लोकेशन है अच्छी तरीके से मैप में देखना, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल पेज नंबर 1 पर। वो है ये बात करी गई है सेंटर टेल्स स्टेट, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बोला कि भाई जो वैक्सीनेशन है उसको रैंप अप कर दिया जाए, वैक्सीनेशन को बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, पंजाब। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन तो बढ़ाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे तभी हम लोग इस केसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो फ्राइडे में जो कोविड-19 के गाइडलाइंस है इनको एक्सटेंड कर दिया गया है, उनको बढ़ा दिया गया है और अब ये जो गाइडलाइंस है इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाएगा क्योंकि केसेस जो है लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ओके उसके बाद इसी पेज पर आता है आर्टिकल नंबर 2 और यहाँ पर बात करी गई है इंडिया और चाइना ने मिलकर एग्री किया है कि भाई ये लोग एक नई हॉटलाइन को एस्टेब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे हॉटलाइन से मतलब है कि भाई ये इंश्योर कर रहे हैं कि भाई टाइमली कम्युनिकेशन हुआ करेगा। क्यों टाइमली कम्युनिकेशन ज़रूरी है कि आपस में इनके बातचीत होती रहे, क्योंकि बातचीत नहीं होती है तो उसी की वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है, विवाद हो जाता है। तो अब टाइम टू टाइम बातचीत होती रहेगी और अभी हाल ही में ही इंडिया और चाइना ने मिलकर एक पीसफुल डिसएंगेजमेंट किया है। कहाँ पर? LAC पर, ठीक है, जो हमारा पेंगोंग सो लेक था वहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा था। लगभग 1 साल से इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आपस में खड़े हुए थे बॉर्डर पर। नाउ अब अपने अपने वापस से अपनी अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं, डिसएंगेजमेंट हो चुका है शांति के साथ। तो उसको देखते हुए क्या हुआ, थर्सडे में 75 मिनट तक हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद, साथ ही साथ चाइना के मिनिस्टर हैं वांग यी, इन दोनों के बीच में 75 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत हुई और जो है इनके द्वारा तय करा गया कि भाई जो कम्युनिकेशन है टाइमली कम्युनिकेशन होगा तभी चीज़ें मेंटेन कर पाएंगे और टाइमली कम्युनिकेशन होता रहेगा तो इनके बायलैटरल रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव होंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग आर्टिकल आ जाता है, छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत दम है इस आर्टिकल के अंदर। पहली बार अब देखने को मिला है, साल भर निकल गया, हमें इकॉनमी हमारी पॉजिटिवली थोड़ा सा ग्रो करी है, थोड़ी सी पॉजिटिव आई है। अब यहाँ पे इकोनॉमी ने Q3 के अंदर अपना ग्रोथ दिखाया है 0.4% से। अभी तक हम लोग जो है पूरी तरह से नेगेटिव चल रहे थे इकोनॉमी सेक्टर के अंदर। नाउ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्वार्टर क्या होता है यार। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा फंडा समझाता हूँ। जो इकॉनमी है हमारी कैलकुलेट करी जाती है फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। अब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मैं FY लिख देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। वो 4 क्वार्टर कैसे होते हैं भाई? 1 अप्रैल से आप देखना स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल, मई, जून, ठीक है, एक क्वार्टर ये हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो अप्रैल, मई, जून है, यहाँ पर तो लॉकडाउन लग चुका था, कोविड-19 तेज़ी से फैल रहा था, तो जो हमारी ग्रोथ है वो पूरी तरह से नेगेटिव पहुँच चुकी थी Q1 में। Q2 में भी हमारी नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी। Q3 के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन Q2 के अंदर भी हमारी ग्रोथ जो है पूरी तरह से नेगेटिव चल रही थी। नाउ जो Q3 है ये दिसंबर वाला डेटा है, ठीक है।
अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले आने वाले टाइम पर अपना Q4 का, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का। तो भाई अब यहाँ पर बात ये करी जा रही है कि जो हमारा Q3 के अंदर इकोनॉमी है उसने थोड़ा बहुत पॉजिटिवली राइज किया है 0.4% से। अदरवाइज जो पहला वाला क्वार्टर था वहाँ पर 24.4% से नेगेटिवली हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। उसके साथ साथ जो Q2 था उसके अंदर 7.3 से नेगेटिवली हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। नाउ अब थोड़ा सा हमने इसके अंदर पॉजिटिविटी देखी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। और यार देखो यहाँ पे वही आर्टिकल्स रिपीटेडली बताए गए हैं जो हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किए हैं। एक बार से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात करी गई है सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके बाद इंडिया और चाइना ने मिलकर एग्री कर लिया है कि एक नई हॉटलाइन को एस्टेब्लिश करेंगे। ये भी हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पिछली वाली बताई जा रही हैं कि भाई आपस में मिलकर दोनों के मिलकर कैसे कैसे जो है LAC पर डिसएंगेजमेंट करने को देखने को मिला है, ठीक है। तो इनके रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें इसमें रिपीटेडली बताई गई हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। उसके साथ एक छोटा सा आर्टिकल ये देख पाओगे। यहाँ पर क्या बात करी गई, पुडुचेरी में 2 एडवाइजर्स बन चुके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के। पुडुचेरी के अंदर काफ़ी सारी सिचुएशन आज के टाइम पर क्रिएट हो रही है। वहाँ पे जो मेजोरिटी में सरकार थी वो हट चुकी है, प्रेसिडेंट रूल आ चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज बातचीत भी करेंगे। एडिटोरियल पर एक आर्टिकल है तो उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको देखना है एक CRPF के जवान हैं, उसके बाद आप कह सकते हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की फुल फॉर्म है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं AP महेश्वरी, और जो कि एडवाइज़र बन चुके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो इनके अब यहाँ पे एडवाइज़र बन चुके हैं, 2 लोगों को यहाँ पर एडवाइज़र बना दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो आपको कोई किस्सा समझना है पुडुचेरी के अंदर चल क्या रहा है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा आज शाम को, तो वो वीडियो आएगी, PPTs रेडी हैं, तो वो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 9 की तरफ आते हैं। यहाँ पर आता है एक आर्टिकल ये वाला। अभी मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि भाई एक तरीके से एग्रीमेंट हो चुका है, जो 2003 के अंदर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, ये आपस में इस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। होता क्या है कि 2003 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था सीज फायर का, कि भाई जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं LOC की बात कर रहा हूँ, LAC की बात नहीं कर रहा। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर अब यहाँ पे फायरिंग नहीं करेंगे। तो सीज फायर मतलब फायर को सीज कर दिया जाएगा, कोई यहाँ पे गोलीबारी नहीं चलेगी। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो है यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, हमेशा फायरिंग होती है। आप लोग और हम लोग आपस में मिलकर न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा कवर भी करते हैं कि भाई LOC पर जो है सीज फायर का वॉयलेशन हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाउ अब यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने कल ही मिलकर डिसाइड कर लिया है कि भाई अब इस सीज फायर को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे और आपस में यहाँ पर इन दोनों के द्वारा कोई भी ऐसी फायरिंग नहीं देखने को मिलेगी। चलो मैं आपको एक बार से LOC और LAC के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। ये कल भी हमने पढ़ा था, तो टेलीग्राम पर आप इसको पिक्चर को देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है इंडिया का आप ताज कह सकते हो, और इंडिया के ताज में यहाँ पे LOC है और ये है LAC। LAC पड़ती है हमारे चाइना की साइड, LOC पड़ती है पाकिस्तान की साइड। अब ध्यान से सुनना, इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो अलग है। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ये वाला है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक एरिया आता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, जो कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने कंट्रोल में कर रखा है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। अब यहाँ पर इस वाले एरिया और ये जो इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पर इसके बीच में पड़ती है ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो फायरिंग चलती रहती थी। अब यहाँ पे इस फायरिंग के लिए 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट करा गया था कि भाई अब यहाँ पर फायरिंग नहीं होगी, लेकिन इसका बार बार वॉयलेशन होता हुआ आया है। तो आपस में फायरिंग हम लोग लगातार देखते हुए आ रहे थे। नाउ उसी को लेकर जो है दोनों ने डिसाइड किया था कि भाई अब यहाँ पर कोई फायरिंग नहीं होगी। तो उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल है और बताया गया कि US ने इस चीज़ को वेलकम किया है। US ने बहुत बड़ाई करी है कि भाई बहुत अच्छी बात है आपस में अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है LOC को लेकर, तो ठीक है। कंप्लीटली मैंने समझा दिया है इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर एग्रीमेंट भी 2003 वाला और सारी चीज़ें भी। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें कवर करें जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक दो बातें आप लोगों को अलग से भी कवर करनी चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करी गई है
वैक्सीनेशन सेंटर को सेलेक्ट करने के लिए और बुक अपॉइंटमेंट करने के लिए। अब आपको कैसे आप साइन अप कर सकते हो वैक्सीनेशन के लिए, वो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। आप लोग न्यूज़पेपर डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे आप लोगों को जो भी 60 साल से 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, साइन अप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो भाई सेल्फ रजिस्ट्रेशन, वो खुद ही अपने आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एडवांस में। वो कैसे, कोविन ऐप से या फिर सेतु ऐप से इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद या फिर आप साइट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। और उसके बाद बताया गया कि भाई यहाँ पर आप देख पाओगे जो है एक रिक्वायर्ड आईडी प्रूफ आपके लिए लगेगा, यानी कि एक आईडी प्रूफ आपकी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर फोटो आईडी कार्ड हो और भी यहाँ पे आधार कार्ड हो। तो इस चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। देन उसके बाद ही आपका अच्छी तरीके से ये अप्लाई हो पाएगा, साइन अप हो पाएगा, देन ही वैक्सीन मिल पाएगी। ठीक है, तो सिलेक्शन के यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर बताया है और ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है ये वाला, यहाँ पर बात करी गई है पीएसयू बैंक्स के बारे में। पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एक की रोल प्ले कर सकते हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे, आप कह सकते हो ये अगर हम बैंकिंग रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, बैंक के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं थोड़े बहुत, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बात करी गई है जो भारत है उसको अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, प्रेजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, साथ ही साथ इंश्योरर्स की। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंटिन्यू करेगा लेकिन बैंकिंग रिफॉर्म्स लाके, ताकि इन बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करा जा सके, इनके अंदर चेंजेस लाई जाएंगी। सबसे पहला चेंज तो भाई ये होने वाला है, एक प्रायोरिटी ये होगी कि जो भी डिपॉजिटर है, जो भी पैसा जमा कर रहा है इन बैंक्स के अंदर, उसका या फिर इन्वेस्टर है उसका जो ट्रस्ट है वो बना रहे, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सभी चीज़ उसको मालूम हो, बैंक्स के बारे में सारी हालत मालूम हो। ठीक है, और उसका एक ट्रस्ट भी बिल्डअप रहे कि हाँ भाई वो विश्वास करे, ताकि वो अपना जो है अच्छी तरीके से अमाउंट वगैरह डिपॉजिट कर पाए, है ना। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर बोली गई कि भाई एनपीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये नहीं होनी चाहिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब एनपीए क्या होता है कि देखो होता क्या है, बैंक जो है ना एनपीए क्राइसिस के अंदर डूब जाता है। होता क्या है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं बैंक से। ऑब्वियस सी बात है, बैंक चलता ही ऐसे है, तो लोन ले लेते हैं और बैंक क्या करता है, इनको ढेर सारा करोड़ में लोन दे देता है और उसके बाद इनसे इंटरेस्ट लेना होता है, इन्हें ब्याज लेना होता है, हाई इंटरेस्ट पे ये लोन दे देता है बैंक। अब यहाँ पे इंडस्ट्री वाले लोन ले गए, करोड़ रुपए का लोन ले गए, इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी, काम चलाया, डूब गया काम खत्म हो गया। काम अगर डूब गया तो क्या होगा, अब पैसा जो है कहाँ से देगा भाई, इसके पास तो खुद पैसा नहीं है, इसने जो काम करा था वो डूब गया सारा काम। ठीक है, अब ये ब्याज भी नहीं आया बैंक के पास, जो है यहाँ पे बैंक के पास ना ही ब्याज आया ना ही उसका पैसा आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बैंक के पास भी एक तरीके से पैसा चला गया, तो ये एनपीए क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हाल ही में बहुत सारे बैंक के साथ आप लोगों को देखने को मिला था, येस बैंक के साथ देखने को मिला था। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें कंट्रोल करी जाएंगी जिससे कि बैंकिंग सेक्टर को हम लोग थोड़ा सा मजबूत कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पेज नंबर 11 की तरफ आएंगे। ये एक छोटा सा आप देख पा रहे हो ये पिक्चर, ये पिक्चर मुझे दिख गया, मैंने इसी के ऊपर थंबनेल बना दिया। तो बात करी गई है बेसिकली आज के टाइम पर पेट्रोल के बारे में। तो पेट्रोल के काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। अब वो पेट्रोल के हाई प्राइसेस हैं क्यों, अभी मैं आपको एक टेलीग्राम पे एक पिक्चर है, वो मैंने काफ़ी दिन हो गए शेयर करी थी, तो यहाँ पर जिस दिन फास्टैग पढ़ाया था तो आप यहाँ पर एक पिक्चर शेयर करी थी, गूगल पे पिक्चर मिली थी, काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, देखो पेट्रोल की प्राइसेस पे पेट्रोल के प्राइस कैसे तय करे जाते हैं। यहाँ पर एक डीलर का प्राइस होता है, ठीक है, डीलर प्राइस होता है, सेंट्रल एक्साइज यानी सरकार जो है अपनी एक्साइज लगा देती है, अपनी ड्यूटीज़ लगा देती है। डीलर का कमीशन होता है, स्टेट वैट लगाता है, सेल्स प्राइस होती है, देन उसके बाद पेट्रोल का प्राइस डिसाइड करा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, तो फिर आप देख पाओगे इसमें क्या होता है, स्टेट हर एक जो राज्य है वो अलग अलग जो है पेट्रोल का प्राइस सेट करता है। ठीक है, सभी लोगों को मालूम होगा, इस वजह से हर एक राज्य में जो पेट्रोल का प्राइस है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब आपको ये जानना है कि जो पेट्रोल का प्राइस, मान लो हम बाहर से क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं विदेश से, तो उसके अंदर डीलर का प्राइस लगेगा। ठीक है, जो डीलर यहाँ पे पहुँचाया, जिसने उसकी कमीशन, वो कमीशन भी खा लेता है, उसका पैसा लग जाता है। सरकार ने जो एक्साइज लगाई है वो कट जाती है, स्टेट वैट लग जाता है, मतलब ये सब यहाँ पर पैसा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से ये पैसा इतना ज़्यादा हो जाता है। और उसी वजह से आप लोग देख पाओगे आज के टाइम पे पेट्रोल के प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह भी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, चलो उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, पेज नंबर 12 पर कोई आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल आप लोग ये देख पाओगे, यहाँ पर बात करी गई है यूनाइटेड स्टेट ने स्ट्राइक कर दी है ईरान बैक्ड मिलिशियाज इन सीरिया।
सीरिया में जो है ये यूएसए ने जो है स्ट्राइक करी है और लगभग यहाँ पर मार दिया है एटलीस्ट 22 को। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये पिक्चर है और ये काम परसों हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो है ये जो बाइडन के द्वारा आप कह सकते हो अभी काफ़ी टाइम, इन्हें कितना टाइम हुआ है, पक्का लगभग 5 सप्ताह हुए हैं यूएसए के प्रेसिडेंट बने हुए, और 5 सप्ताह में ही जो है इन्होंने यहाँ पर ये काम कर डाला है, बॉम्बिंग दिखा दी है। और इससे ये पता चलता है आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिल सकती है हम लोगों को, क्योंकि अभी तो 5 सप्ताह ही हुए हैं और जो बाइडन ने जो है सीरिया के अंदर ये बॉम्ब गिरा दिए हैं, ठीक है, एयर स्ट्राइक करवा दी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई बोला जा रहा है कि सीरिया ने काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था, जिसके अंदर अमेरिका के 2 लोग थे, ठीक है, यूएसए के भी 2 लोग थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, और साथ ही साथ यहाँ पर ये काम किसके द्वारा करा गया था? इराक के अंदर एक ग्रुप आता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है, टेररिस्ट ग्रुप है वो। तो वो ग्रुप जो है सीरिया के अंदर लोकेटेड है। तो सीरिया के अंदर जहाँ पे ये ग्रुप लोकेटेड है वहीं पर ये स्ट्राइक करवाई गई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, पेज नंबर 14 की तरफ आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया थोड़ा सा डिटेल में, वहीं पर ख़त्म कर दिया था हमने। बात करी गई है इंडिया जो है आउट ऑफ रिसेशन निकल चुका है। जो इकोनॉमी काफ़ी हद तक डाउन चल रही थी उसमें थोड़ा सा हमने पॉजिटिविटी देखी है और जीडीपी ग्रो हो रही है लगभग 0.4% से। और बहुत सारे अंदाज़ा लगाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, बहुत सारे रिपोर्ट्स के द्वारा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है आने वाले टाइम पर साल 2021-22 के अंदर हमारी ग्रोथ 10% से होगी या फिर 13% से होने वाली है, ठीक है। ये 13% का जो मूडी की रिपोर्ट आती है उसके द्वारा ये कहना है। तो यानी कि आने वाले टाइम पर हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ देख सकते हैं। अभी के फिलहाल क्या है, इंडिया अपना जो रिसेशन चल रहा था, नेगेटिविटी चल रही थी, वहाँ से थोड़ा सा निकल कर आ चुका है बाहर। और अब ये वाला आर्टिकल देखोगे, कल के दिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हो तो पता होगा जो सेंसेक्स है वो क्या है, कल सेंसेक्स के पॉइंट बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे, सेंसेक्स बहुत ज़्यादा गिर चुका था। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स क्या होता है भाई? सेंसेक्स होता है टॉप 30 कंपनीज ऑफ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज। इनके बेसिस पे हम लोग पूरा का पूरा शेयर बाजार देखते हैं कि भाई शेयर बाजार की क्या हालत है। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये कंपनीज जो हैं आप कह सकते हो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का रीज़न एक तो सबसे पहले यूएसए के अंदर एयर स्ट्राइक वाला रीज़न है, दूसरा बॉन्ड्स को लेकर आज के टाइम पर आप देखोगे वो वाला रीज़न है, तीसरा कहीं ना कहीं कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं वो भी है, चौथा इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। तो इसकी वजह से सेंसेक्स इस तरीके से गिरा है कि भाई पिछले 10 महीने के अंदर इस तरीके से नहीं डाउन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और आर्टिकल छोटा सा यहाँ पर इसको भी कवर कर लेते हैं। प्रीलिम्स रिलेटेड लास्ट आर्टिकल है, बात करी गई है डोमेस्टिक बिजनेस में हम लोगों को और ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी हमारे देश के अंदर बिजनेसेस हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर ढेर सारी स्कीम्स लानी पड़ेगी जिससे कि छोटे मोटे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इनको बेनिफिट मिले और ये लोग ग्रो कर पाएँ। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी जान है, जो उसका हार्ट है, वो है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की वजह से ही इकॉनमी ग्रो हो पाएगी। अदरवाइज अगर हम लोग ऐसे ही काम चलाते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो डोमेस्टिक बिजनेस को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे बात करा गया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने पहले एडिटोरियल्स की तरफ। हम लोग अपने कल के एडिटोरियल्स का पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आज के एडिटोरियल को देखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ यार फटाफट हम लोग कल के एडिटोरियल का रिवीजन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आज के एडिटोरियल की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, वैक्सीन इनिक्विटीज़ की तरफ बात करी गई है। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है और ये भी आर्टिकल पॉलिटिकल रिलेटेड था, आपको इसको भी नहीं पढ़ना है, ये आपका किसी काम का नहीं है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वही बात करी गई है कि भाई अब जो जिनकी एज ज़्यादा है, 45+ हैं, 60+ हैं, तो कैसे हम लोग उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैंने आज आपको दिखाया है किस तरीके से साइन अप करना है, क्या क्या चीज़ें लेकर चलनी है। और जो 45+ वाले एज वाले हैं या फिर 60+ एज वाले हैं, इनके लिए वैक्सीनेशन 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। चलो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ये था हमारा कल का, जिसके बारे में हमने कल का एक ओवरव्यू लिया था। बात करी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ। आज के टाइम पर हम कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ को फेल होते हुए देख रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो पहली बात तो यहाँ पर यह सिचुएशन बताई गई है पूरी की पूरी पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी के अंदर बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, किस तरीके का मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लो पुडुचेरी के अंदर क्या हुआ है।
कि जो सरकार है, जो मेजोरिटी में सरकार थी, कांग्रेस वाली सरकार थी, वो हो गई ख़त्म वहाँ पर, ठीक है, वो हो गई, डूब गई। अब वहाँ पर सरकार जैसी हटी, वहाँ पे आ गया प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर आज के टाइम पे दूसरी बन चुकी हैं, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी हुआ करती थी, अब बदल कर कोई और आ चुका है, वो कौन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बात करी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। देखो काफ़ी हद तक देखने को ऐसा मिलता है ना कि भाई पार्टी सेलेक्ट हुई, ठीक है, मान लो कोई भी पार्टी आ गई, मान लो पुडुचेरी के अंदर 30 सीटें, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 3 दो बाहर की भी हैं। तो अगर हम बात करें तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो ये 30 सीटें हैं। अब यहाँ पर 30 सीटें, कोई पार्टी आई है 15-15, यहाँ पर एक 15 सीट की आप इसे कह सकते हो यहाँ पे दूसरी पार्टी, और 15 सीट की यहाँ पे दूसरी पार्टी है। तो रियल एग्जाम्पल मत लो यार, ठीक है, वरना अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, फिर कहोगे यार सर कन्फ्यूज़ कर दिया। एक सेकेंड रुको, मैं अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा ना वीडियो थोड़ा सा लेक्चर रुक रहा है, एक सेकेंड यार, पहले इसको क्लियर कर लें क्योंकि परेशानी होगी फिर आगे। थोड़ा सा लेक्चर रुक रहा है, अब क्या हो गया, हाँ तो यार देखो अब क्लियर है। यहाँ पे बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है? मान लो कोई पार्टी आ गई चुनकर, अब क्या होगा, उसके नेता क्या करते हैं, उनको पैसा वगैरह, कोई भी मान लो ये पार्टी जो है मेजोरिटी में है, ठीक है, मेजोरिटी के अंदर है, मतलब वर्क कर रही है, और दूसरी पार्टी इसके अपोजिशन में है। अब यहाँ पर मान लो 15 मेंबर हैं मेजोरिटी सरकार बनाने के लिए, यहाँ पर भी हैं 15 मेंबर, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी 14 हैं, यहाँ पे एक ज़्यादा है, तो मेजोरिटी में सरकार बनी हुई है। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे 2 मेंबर को पैसा खिला दिया, उन दोनों ने क्या कर दिया, ये फिर पहले क्या होता था, पार्टी बदल देते थे ये लोग, पार्टी बदल देते थे, जिसको हम लोग बोलते थे डिफेक्शन, ठीक है, पार्टी बदलने को बोल देते थे डिफेक्शन। तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ ले आया गया कि भाई अब अगर कोई पार्टी बदलेगा तो उसके खिलाफ ये चार्जेस लगेंगे और ये यहाँ पर उसके साथ सिचुएशन होगी। लेकिन अब क्या होता है कि भाई डायरेक्टली एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया ना, तो उसकी वजह से अब क्या होता है कि भाई रेजिग्नेशन दे देते हैं। अब मान लो वो 2 बंदों ने रेजिग्नेशन दे दिया, अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो क्या हो गया, वहाँ की जो सरकार है वो मेजोरिटी वाली आ गई 13 पे, और मेजोरिटी कौन सी आ गई, अब ये वाली आ गई, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि जनता ने इस वाली सरकार को चूज़ करा था, और यहाँ पे लोग रेजिग्नेशन दे के क्या कर रहे हैं, दूसरी वाली सरकार को उसको मेजोरिटी में ला रहे हैं, ठीक है, दूसरी वाली पार्टी को, सॉरी सरकार कह रहा हूं, दूसरी वाली पार्टी को मेजोरिटी के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखने को मिलता है आज के टाइम पर एंटी डिफेक्शन लॉ फेल है। क्यों? क्योंकि देखो एंटी डिफेक्शन लॉ, इसने तो अपने लिए लॉ बना दिया कि कोई भी अगर पार्टी बदलेगा तो फिर इसके खिलाफ यहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन रेजिग्नेशन को यहाँ पर इसने नहीं देखा। रेजिग्नेशन तो इसके अंदर खुद ही इंक्लूड है। तो मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर गूगल पर मिला है, काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग वहाँ से पूरा क्लियर ले सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। एक सेकेंड। तो यार देखो यहाँ पर बताया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में क्या क्या चीज़ें होंगी, अगर कोई यहाँ पर पार्टी बदलता है तो उसके खिलाफ क्या क्या होगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर बता दी गई है कि भाई वो अपनी मेंबरशिप खुद दे सकता है वॉलंटरली, यानी खुद अपने आप रिज़ाइन कर सकता है। अगर खुद रिज़ाइन कर देगा तो इसके अंदर यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो भाई एक लूप होल पकड़ लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी की वजह से खुद ही यहाँ पे रिज़ाइन कर दे रहे हैं, और रिज़ाइन करने से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा गलत काम कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर, और बस कल के लिए, कल मैंने आपको बोला ही था कि एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। और बिल्कुल टेंशन मत लो, ये जो पूरा का पूरा केस है पुडुचेरी वाला, ये मैं आज लेकर आ रहा हूँ। आज शाम को एक वीडियो आएगा पुडुचेरी का केस, जिसके अंदर प्रेसिडेंट रूल हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ देखा है, चलो हम लोगों ने देख लिया, भाई पार्टी ने रिज़ाइन कर दिया, लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, वहाँ से पार्टी हट गई। लेकिन अब क्या है, वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल आ चुका है, राष्ट्रपति शासन आ चुका है। तो राष्ट्रपति शासन हमारे संविधान में कहां पर इंक्लूड है, ये आपके पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो मैं एक लेक्चर लेने वाला हूं, तो पीपीडीज रेडी हैं, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग चलेगी आज। तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कैसे प्रेसिडेंट रूल आता है, कैसे वहां पे प्रेसिडेंट रूल करता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके से रिवोक करता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। चलो अब चलते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ ये हैं हमारे आज के एडिटोरियल्स। तो यहाँ पर हम लोग छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, फिर इसको कल हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बात यहाँ पर करी जा रही है, सबसे पहले आर्टिकल में आप लोग देख पाओगे बाइडेन के बारे में। बाइडेन के अलावा भी बहुत सारे यूएसए के बारे में बात करी गई है, चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में। तो इनके रिलेशंस आज के टाइम पर कैसे हैं, तो बेसिकली उनके बारे में चर्चा करी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बाइडेन चूज़ करके आ चुके हैं, पहले कौन से प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के, वो डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, उससे पहले बराक ओबामा हुआ करते थे। नाउ अब यहाँ पे जो बाइडेन चुनकर आ चुके हैं। अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर दूसरी बात क्या है,
हम लोग बात करने वाले हैं यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में इंडिया के साथ। तो आज यूएसए के रिलेशनशिप अगर हम देखें इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहे थे अगर ट्रंप के सिचुएशन में, लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें जो बाइडन के साथ भी अच्छे खासे हैं रिलेशन। लेकिन यूएसए में अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का जब टाइम चलता था तो ज़्यादा रिलेशन अच्छे हुआ करते थे, ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट पहले भी बता चुकी हैं। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा आगे क्या सिचुएशन है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ट्रंप के बारे में बताया गया कि ट्रंप ने काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेशन को मेंटेन करा था इंडिया के साथ, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल की तरफ हम लोग काफ़ी बढ़ रहे थे। जैसे कि आप लोग देखोगे क्वाड ग्रुप हम लोगों ने बनाया था, क्वाड ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। क्वाड ग्रुप के अंदर 4 मेजर कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? एक हो गया इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो यहाँ पर इन चारों का एक ग्रुप बनाया गया था जो कि चाइना के अगेंस्ट काम कर रहा था इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। ठीक है, तो इस तरफ काम करा गया किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा और इंडिया के द्वारा। तो आपस में मिलकर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी काम निपटाए हैं। अगर हम बात करें साथ ही साथ इन्होंने अभी बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट करे थे, जैसे कि कोमकासा, ठीक है, कोमकासा का एग्रीमेंट किया था, कार्टसा का एग्रीमेंट किया था। तो इसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है कोमकासा, कार्टसा, लेमुआ, ये क्या एक्ट है, ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया था। जब ये एग्रीमेंट हुआ था डिफेंस एग्रीमेंट, मैंने तभी एक डिटेल वीडियो बनाया था। तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझा रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ कोमकासा कार्टसा बाय दीपक यादव एजुकेशन, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखना। डिटेल में मैंने समझाया है क्या डिफेंस एग्रीमेंट है। तो ये यूएसए के साथ हम लोगों ने ये वाले एग्रीमेंट्स भी करे हैं। तो यूएसए के साथ कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप अच्छे चल ही रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बाइडन आए, तो जो बाइडन के साथ भी रिलेशन हमारे कुछ इतने ख़राब हैं नहीं, लगातार ऐसे ही चलते रहे। और उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेकिन जो बाइडन थोड़ा बहुत यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इंडिया के अंदर सिचुएशन चल रही है, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट का जिक्र हो जाता है या फिर जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को लेकर यहाँ पर ये बातचीत उठा देते हैं जो बाइडन, तो इन चीज़ों के थोड़ा बहुत खिलाफ रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चाइना को लिया गया, इंडिया यूएसए के रिलेशन के बारे में बात करी गई। उसके बाद यहाँ पर इंडिया चाइना के बारे में बात करी गई कि भाई जो साल 2020 है यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैप के अंदर दिखाया था। तो बात करी जा रही है यहाँ पर स्टैंड ऑफ लगातार जारी रहा, काफ़ी लंबे समय तक ये चलता ही रहा। और इसके अगेंस्ट में ही हमने क्वाड ग्रुप बना दिया था, क्वाड ग्रुप जिसके अंदर यूएसए, इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रहे थे। तो ये इसकी वजह से ही जहाँ पर इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हो रहे थे चाइना की तरफ, उस दूसरी तरफ क्या हो रहा था, इसके बिल्डअप हो रहे थे यूएसए की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा पेंगोंग सो लेक पर क्या हुआ, 15 जून को हमारे 20 सोल्जर्स 20 जवान यहाँ पर शहीद हो गए थे। उसके बाद आप देखोगे हमने बहुत सारे जो आप कह सकते हो ऐप्स वगैरह हैं, चाइनीज़ ऐप्स, उनको हम लोगों ने बैन किया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि इनके रिलेशन सुधरेंगे नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि रिलेशन कभी अब इनके रिलेशन कभी सही नहीं हो सकते, लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इनके रिलेशन काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करी गई रशिया के बारे में। देखो अभी हमने किसकी बात करी, इंडिया और यूएसए के बारे में बात करी, इंडिया और चाइना के बारे में बात करी। अब यहाँ पर बात करते हैं इंडिया और रशिया के बारे में। अब ये जो इंडिया और रशिया की वजह से क्या हो रहा है, इंडिया और यूएस के रिलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बाइडन है वो चाइना के अगेंस्ट तो नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अगेंस्ट थे, लेकिन जो बाइडन जो है अगेंस्ट चाइना के नहीं है, तो किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट। तो और रशिया के अगेंस्ट है, लेकिन इंडिया रशिया के अगेंस्ट है नहीं। इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ अच्छे होते हैं। इंडिया के ढेर सारे रिलेशन चल रहे हैं। इंडिया अपने काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट लेता है, जैसे कि S-400 मिसाइल ले लिया। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे जितने भी हमें हथियार चाहिए होते हैं हम लोग रशिया के पास जाते हैं, रशिया से लेते हैं। ठीक है, तो उससे जो है यहाँ पर जो बाइडन यानी यूएसए और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आज के टाइम पर पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात करिए, तो भाई यहाँ पर हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन भी अच्छे हो चुके हैं। LOC पर जो सीज फायर है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि भाई अब यहाँ पर ये सीज फायर को मेंटेन करेंगे। अब इन एग्रीमेंट से भी एक किसी को मिर्ची लगी है, वो है चाइना। ठीक है, चाइना सोच रहा है कि अब इंडिया के वापस से रिलेशंस डेवलप होते जा रहे हैं सारे नेशंस के साथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर और कुछ नहीं है, बात करी गई है कि सभी के साथ जो रिलेशंस है, इंडिया यूएस के रिलेशनशिप हैं, ठीक है, इंडिया चाइना के रिलेशनशिप है, इंडिया रशिया के रिलेशनशिप है, इन सब का आपस में कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, बात करी गई है साइंस के बारे में। इंडिया के अंदर जो साइंस है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा और हमें खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें कुछ ज़्यादा बढ़िया कर नहीं रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, तो उसी के बेसिस पे ऑथर ने ये आर्टिकल लिख रखा है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे इंडिया ने सबसे ज़्यादा पब्लिश, आप कह सकते हो जो पब्लिकेशंस करते हैं ना, हर साल पब्लिश करते हैं रिपोर्ट वगैरह, तो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स पब्लिश करी थी, कुछ पेपर से पब्लिश करे थे, लगभग 1,35,788 के करीब इन पेपर्स को पब्लिश करा गया। लेकिन
इसमें से बैड न्यूज़ क्या है कि भाई यहाँ पर पब्लिश में से आधे से ज़्यादा जो पेपर्स थे वो इम्पैक्टफुल ही नहीं थे, यानी कि काम के नहीं थे। जितनी भी यहाँ पर रिसर्चेस थी आधे से ज़्यादा किसी का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं, लेकिन बहुत सारी जो पब्लिशर्स थे यहाँ पर बहुत सारी जो रिपोर्ट्स थी वो तो काम की रहीं, लेकिन बहुत सारी नहीं रहीं। तो एक तो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये हो गई इंडिया के लिए। उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पर बात करी गई कि इंडिया, देखो यहाँ पे बात करा गया है बहुत सारा एक रेलिवेंट रिपोर्ट लेकर आई गई इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग वीपीओ बोलते हैं, ठीक है, तो इंडिया के अंदर ज़्यादा ये पेटेंट राइट्स देखने को नहीं मिले। इंडिया ने 2019 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2053 पेटेंट को अब 2053 पेटेंट्स का एप्लीकेशन दिया था। मतलब पेटेंट्स क्या होते हैं, एक आपके पास कॉपीराइट हो जाता है कि भाई जो आपने ये चीज़ बनाई है, मान लो साइंस के क्षेत्र में भाई आपने ये चीज़ को डेवलप करा है, आपने ये खोज करी है, तो उस पर आप ये कॉपीराइट ले लोगे कि भाई इसको और कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही कॉपी कर सकता हूं। तो इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 2053 यानी 2053 पेटेंट एप्लीकेशंस को फाइल किया था बस। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाइना है, चाइना ने कितने सारे इनोवेशन किए होंगे। चाइना ने आप देख पाओगे 58,990 एप्लीकेशन को फाइल किया है। यूएसए ने 57,840 एप्लीकेशन को फाइल किया। लेकिन इंडिया कितना पीछे रह गया साइंस एंड टेक के उसमें फील्ड में। तो उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने लिए ढेर सारा पैसा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जिससे कि हम अपने साइंस एंड टेक की जो इनोवेशन है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम इस क्षेत्र के अंदर आगे रहें, क्योंकि साइंस के फील्ड में हम लोग पीछे नहीं रह सकते। सारी कंट्रीज़ जो है उसी के बेसिस पे उसी के बेसिस पे आगे बढ़ रही है। आज के टाइम पर आप देखोगे चाइना के अंदर कितना ज़्यादा इनोवेशन देखने को मिलता है। तो की एरियाज़ क्या हैं भाई, आप लोगों को अपना जो है पहली बात तो सबसे बड़ी बात रिसर्च और डेवलपमेंट है, उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों के पास एक अच्छा क्वालिटी रिसर्च पेपर्स हो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर पाओ, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये वाला देख पाओगे। बात करी गई है यहाँ पे सेडिशन लॉ के बारे में। जो सेडिशन लॉ है उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है बार बार। तो ये क्या है मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। सेडिशन लॉ यानी कि राजद्रोह, देशद्रोह। तो देशद्रोह का भाई जो हमारी सरकार है वो देशद्रोह का ठप्पा लगा देती है। अगर कहीं पे आप फार्मर प्रोटेस्ट देख रहे हो, अगर फार्मर प्रोटेस्ट कोई भी प्रदर्शन चल रहा है या फिर कोई भी अलग प्रदर्शन चल रहा है या फिर कोई भी बंदा सरकार के अगेंस्ट जा रहा है, तो सरकार को एक सीधा सीधा दिखता है सेडिशन लॉ, भाई सेडिशन का केस थोप देती है कि भाई हाँ ये देशद्रोही है, देश के खिलाफ ये सारे काम कर रहा है। ऐसा हम लोगों ने एक केस में देखा है, वही केस रिपीटेडली आ रहा है बार बार। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रहे हैं, ठीक है, ये आर्टिकल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम है दिशा रावी, 22 साल की लड़की है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। इसको गिरफ्तार करा गया क्यों, क्योंकि इसने क्या करा था, टूल किट को शेयर कर दिया था अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। और टूल किट क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंसर्न वगैरह जो भी चीज़ें कंट्री के अंदर चल रही होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो आज के टाइम पर जैसे फार्मर प्रोटेस्ट का जिक्र करा गया था, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, तो इसको शेयर कर दिया गया इसके सोशल मीडिया हैंडल पर इनके द्वारा। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस को ये सारी बातें पता चली, दिल्ली पुलिस तो भाई पीछे पड़ गई। दिल्ली पुलिस ने बोला कि भाई यहाँ पर ये कंट्री के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको जो है जेल के अंदर डाल दिया गया। सबसे पहले 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी के अंदर रखा गया, फिर उसके बाद 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा गया। उसके बाद फाइनली यहाँ पर बेल भी मिल चुकी है इनको। लेकिन यहाँ पर ये बात करी जा रही है भाई इनके ऊपर एकदम से देशद्रोह का चार्ज लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले भी देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो बार बार ऐसी सिचुएशन हम लोग को देखने को नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो सरकार है अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसमें ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। सेडिशन लॉ का हमेशा ये इस्तेमाल होता हुआ आया है। तो आप देख पाओगे स्टार्टिंग में ही बोला गया है रिपीटेड मिसयूज़। हम लोग बार बार ही जो सेडिशन लॉ है उसका मिसयूज़ करते हैं, और जो है ये हमेशा से ही हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज, यहाँ पे ग्राउंड जीरो आता है, और ग्राउंड जीरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने एडिटोरियल्स आज के भी काफ़ी हद तक अच्छे से देख लिए हैं, कल हम इसका एक बार और रिवीजन कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।